मैं बरेली शहर के बरेली शरीफ से जितने भी पत्रकार हैं, यहाँ वाबस्ता जितने लोग हैं उनको बताऊँ कि उलमा के साथ में वहाँ के समाजी कारकुन और पत्रकार हजरात भी इस वक्त में तशरीफ लाए हैं। बहुत बड़ा महफिल का इख्तिताम फरमाएं। आज की भारत भैया हजरत सूफी मोहम्मद हनीफ साहब या खतीब कादरी की दुआ पर होने जा रहा है। तो हिंदुस्तान और नेपाल के अच्छे रिश्तों को कायम रखा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान पे नजर ना लगे। मौला अपना हमारे मुल्क हिंदुस्तान पे अमन और सुकून अता करना और दीन का बोलबाला हो, सूफिया का बोलबाला हो। अपनी बात आपकी इस मुग्रामी क्या? मेरा नाम सैयद गुलाम हुसैन मजहरी। मैं नेपाल से आया हूँ, नवलपरासी ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है। मैं राष्ट्रीय उलमा कौंसिल नेपाल का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और फैज़ान अहले बैत संस्था का मैं अध्यक्ष ज़िले अध्यक्ष हूँ। जो यूपी में चल रहा है मॉब लिंचिंग, मुसलमानों को जिल्लत से की निगाह से देखना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग इंसानियत को फ़रोग़ नहीं देंगे तब तक मुल्क में अमन और शांति पैदा नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम सब लोग एक इंसान हैं और इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता है। एक दूसरे से मोहब्बत, भाईचारा, प्यार, यही है असल में इंसानियत है। मॉब लिंचिंग के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि हुकूमत हिंद को भी इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इंसानियत और आपस में जो एक दूसरे के ताल्लुक़ से जो अच्छे नज़रियात हैं उसको फ़रोग़ करना चाहिए, मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए। यही हम लोगों का विचारधारा है इसके ताल्लुक़ से। अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर क्या स्टैंड रखते हैं आप? और अफ़गानिस्तान का मुद्दा मेरा नहीं है। हम नेपाली सिटीज़न हैं, हमारा नेपाल से आप सूफीज़म से जुड़े हुए हैं तो हम उसके ताल्लुक़ से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वहाँ का मुद्दा है, हमसे आप नेपाल के बारे में सवाल करें, मैं नेपाल के बारे में बताऊँगा आपको। हमको तालिबानियों से कोई वास्ता नहीं है। हम नेपाली सिटीज़न हैं। हम ये चाहते हैं कि नेपाल और भारत का जो रिश्ता है, सदियों से जो रिश्ता बेटी रोटी का चला आया, इसको मजबूत किया जाए इस रिश्ते को, और हम यही चाहते हैं। बरेली दरगाह शरीफ आप आए, यहाँ पर किन मुद्दों पर बातचीत हुई आपकी? बरेली शरीफ आने का मकसद यह है कि यहाँ से जैसा कि अभी मीटिंग भी हुई है, उलमा राष्ट्रीय उलमा कौंसिल नेपाल और तंजीम उलमा इस्लाम, ये बाहमी तौर पर मुत्तफ़क़ा तौर पर इन्होंने फैसला किया है कि सूफी विचारधारा को हम लोग नेपाल में भी फ़रोग़ दें। इसके लिए मसलक के आला हज़रत को, जो बरेली शरीफ की पूरी दुनिया का ये मरकज़ है सुन्नियों का, इस मरकज़ को हम लोग मज़ीद क़ुव्वत बख्शें नेपाल में। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि वहाँ पर काम कैसे हो सकता है मसला क्या। आमतौर पर ये देखा जाता है कि शिक्षा का अभाव। हमारा नूर मोहम्मद खालिद मिसबाही बरकाती, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी और गर्ल्स कॉलेज जामिया आसिम बरकात के अध्यक्ष नेपाल। किस सिलसिले में आपका बरेली आना हुआ आज? मेरे ख़ास आने का उद्देश्य, मकसद बरेली शरीफ ये है कि हम लोग तो वैसे बहुत पहले से सूफी विचारधारा का फॉलो करते थे और नेपाल में अमन शांति के फ़रोग़ में उसको फैलाने में लगे हुए थे। सब आपस में किस तरीके से एक बेहतरीन समाज बना करके रहे, हमारा योगदान था। लेकिन हमारा पर्सनल आना जाना हमारे उलमा का रहता था, तो हम लोगों ने दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन साहबुल्लाह मद्दज़िल आली और नूरानी से गुजारिश किया कि अगर हमारा सूफ़ी विचारधारा का सिस्टमेटिकल प्रोग्राम अगर नेपाल में भी बरेली शरीफ से फॉरवर्ड किया जाए तो हम लोग उसका पालना करके नेपाल में अपने हिंदू मुसलमान तमाम रिलीजियस के लोगों को एक साथ मिल करके एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग को हम लोग नेपाल में सेटअप कर सकते हैं। और ये जो यहाँ सिस्टम है सूफी विचारधारा का, हम उसको नेपाल में कैसे शेयर करें और उसकी कुछ मालूमात के लिए हम नेपाल से आए। नेपाल गवर्नमेंट से आपको पूरी मदद मिलती है? हाँ, नेपाल गवर्नमेंट से हमें कोई भी किसी तरीके की
कोई परेशानी नहीं है, हम लोग खुश हैं उससे। उन्होंने अपने कोई पैरामीटर बनाए हैं मदारिस के लिए? हाँ, ज़रूर बनाया है नेपाल के लिए। बहुत सारी स्कीमें हैं हमारी, जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री जो है स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, वो कम से कम हर मदरसे में 2-3 मौलाना लोगों की सैलरी देती है। साल में 2,41,000 रुपया नेपाली हर मदरसे को अनुदान देती है। उसके अलावा बहुत सारे उसके प्रोग्राम हैं मदरसों को, जिसके ज़रिए से जो है समाज में अच्छा काम हो सके। ठीक। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन का 2 पार्ट है, एक स्कूल एजुकेशन, एक कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एक सामान्य शिक्षा या आधार, नेपाल में उसका आधारभूत नाम है या क्या है, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा। इसके ऊपर की शिक्षा यूनिवर्सिटी का काम है देना, ठीक है। तो इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ मदरसे के अंदर MA BA PhD की पढ़ाई होती है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता आसानी से। तो क्या मतलब वो पढ़ाने का? उनको 2 दर्जे का नहीं, तो पढ़ाने का मतलब स्टूडेंट की निगाह से देखा जाता आपने है। पैदा किया और खाना नहीं दिया, क्या मतलब हुआ इस पढ़ाने का? हम इससे बेहतर हैं, हम इससे बेहतर इस मामले में हैं। हमारे वहाँ BA की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होती है, हमारे वहाँ BA की पढ़ाई मदरसे में नहीं होती है। अब आपके हिसाब में, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि नेपाल में मदरसा एजुकेशन बिक्री में है। आप लोग खरीदिया करके अपने बच्चों को नेपाल भेजिए और इंटर पढ़ने के बाद BA की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होगी, इसका मैं गारंटी देता हूँ। ओपन यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है। यानी आपका मतलब ये कहने का कि यूपी की एजुकेशन से बेहतर है नेपाल की एजुकेशन स्टैंडर्ड? सिस्टम बेहतर हो सिस्टम गया। हाँ, सिस्टम बेहतर हो गया। हमारे वहाँ इंटर पढ़ने के बाद BA की पढ़ाई किसी मदरसे में नहीं होती मैं है। एक मदरसे में रोजगार के मुद्दे पर क्या है आपका? बात तो गोइंग टू स्टार्ट, मैंने जब उसकी वैलेंसी हो गई, उसका जब मान्यता हो गया तो रोजगार पाना डेफिनेटली पाना है। कंपटीशन में आएगा, आयोग देगा, पास होगा तो रोज पाएगा, और नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। लगभग कितने प्रतिशत मुस्लिम वहाँ गवर्नमेंट जॉब में है नेपाल में? हमको लगता है कि परसेंट में कहिए, संख्या में कहिए, 1000 बहुत कम संख्या में। बहुत कम संख्या में। मैं एक बरेली के मदरसे में गया, नाम नहीं बताऊंगा। जी। मैंने कहा वज़ीर दाखिला का नाम बताओ, तो कोई नहीं बता पाया। उनके जो उस्ताद थे वो भी नहीं बता पाए। इस क्वालिटी से ये क्या क्वालिटी मानी जाएगी मदरसे की? वही कह रहे हैं, आपकी क्वालिटी, हमारी क्वालिटी अच्छी है, आपके सिस्टम से हमारा सिस्टम अच्छा है। हम गरीब जरूर हैं, हमारी एक कमी हम गरीबी, लेकिन हमारी लगनशीलता में कोई कमी नहीं है। अभी हमने एक सिलेबस तैयार किया है, आपको जानकर ताज्जुब होगा।
यूनानी पद्धति लोप हो गया, डूब गया, कहीं नहीं है ना। यूनानी का डॉक्टर बैठता है दुकान में, क्या लेके बैठता है? एरोप्लेन लेके बैठता है। यूनानी का डॉक्टर एरोप्लेन लेके बैठता है। हमने बैचलर इन नेचुरोपैथी, यूनानी, योगा करके हमने सिलेबस है 200 पन्ने का। अगर आप हमको अपना वो दे दें, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप आईडी, मैं आपको भेज सकता हूँ। हम इस लाइन में यूपी गवर्नमेंट 5000 मदरसे बंद करने जा रही है कि उनके पैमाने पे खड़े नहीं उतरे हैं वो जरूरी है। और ऐलान भी कर दिया कि 5000 मदरसे सुरेश जैन बंद ने करने जा रहे हैं, हम लोग मर्ज करने जा रहे हैं। अगर हमारे इंडिकेटर के हिसाब से खड़े नहीं उतरते हैं तो उनको दूसरे बड़े मदरसों में जो इंडिकेटर के काबिल हैं उन्हें मर्ज कर दिया जाए। हम ही चालू करती हैं, हमारे वाली रिपोर्ट में, हमारे प्रतिवेदन में है। आला हज़रत पे ये किस सिलसिले में आया और क्या इनका मकसद क्या? दरगाह आला हज़रत पर नेपाल के उलमा हमेशा आते जाते रहे हैं, मगर आज जो उलमाए नेपाल की आमद हुई है ये एक बहुत ख़ास मकसद के लिए है। वो मकसद ये है कि नेपाल में कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और वो लोग वहाँ पे पैर अपने पसार रहे हैं। तो दरगाह आला हज़रत के सजादनशीन हज़रत मौलाना सुभान रज़ा खान साहब सुभानी मियां साहब की दावत पर ये उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए और इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बातचीत हुई कि वहाँ पर सूफ़ीज़्म का प्रचार प्रसार किया जाए और सूफ़ी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए, जिसकी तालीमात आला हज़रत इमाम मिर्ज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने दी थी और जो सूफियाए किराम ने दी थी। चूँकि मुल्क की यकता और अखंडता और प्यार, मोहब्बत, यकजहती, यकसानियत और इंसानियत का जो पैगाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ सूफ़ी विचारधारा में है। तो आज यही मुत्तफ़क़ा तौर पर भारत और नेपाल के उलमा ने तय किया है कि नेपाल में हम सूफ़ी विचारधारा को फैलाएंगे, आला हज़रत के मसलक को फैलाएंगे ताकि वहाँ पर कट्टरपंथियत पर लगाम लग सके।